ठीक है, तो आज यहाँ पे देखेंगे रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में। ठीक, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई यहाँ पे देखेंगे और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इफ इनपुट एसी वोल्टेज इंक्रीज तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी। ठीक, तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हम कैसे बनाते हैं कि जैसे हम क्या किए, एक सिंपल ऐसा ट्रांसफॉर्मर ले लिए। ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से एक रेक्टिफायर बना दिया। तो इस प्रकार से हमने ये रेक्टिफायर बना दिया और यहाँ से हमने आउटपुट टर्मिनल ले लिया, फिल्टर लगा दिया और फिल्टर लगा के लोड को सप्लाई दे दी। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी उस आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हमने कोई प्रोविजन नहीं किया है, तो इसको यहाँ पे बोलेंगे ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। ठीक, तो इस पावर सप्लाई में क्या होता है, तो इसमें क्या होगा कि यदि इनपुट वोल्टेज जो है ना, यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो, इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगी तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज होगी तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पे देखेंगे, अभी नो लोड है तो नो लोड के समय में यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं उनमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे लोड को करंट कर देंगे तो यहाँ पे लोड करंट फ्लो होगी, तो उसके कारण इनके इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इससे टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कि जब हम इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बोल रहा है कि इन एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इनपुट वोल्टेज डिक्रीजेस बोलता तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे पहला क्या आएगा, इंक्रीज आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है इफ लोड करंट इंक्रीज, यदि लोड करंट इंक्रीज होती है तो इसमें आईआर ड्रॉप क्या होगा, बढ़ जाएगा सभी डायोड में। तो आईआर ड्रॉप बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज फॉल करेगी, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, कम हो जाएगी। तो लोड इंक्रीजेज, लोड करंट इंक्रीजेज, द आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई में ऐसी कंडीशंस आई। ठीक, तो इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हैज अ वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ, जो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होती है, ठीक है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, हायर होगा, ज्यादा होगा, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होना मतलब खराब है, वोल्टेज रेगुलेशन कम होना मतलब अच्छा है, वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होना मतलब बेटर है। ठीक है, तो आइडल वोल्टेज रेगुलेशन किसको बोलेंगे, तो आइडल वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक, ये क्या होगा, 0%। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है ये नो लोड टर्मिनल वोल्टेज और फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज अपॉन क्या करोगे, फुल लोड टर्मिनल वोल्टेज इनटू क्या कर दोगे, तो ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। ठीक, तो यदि वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, जैसे आपके घर में कोई डिवाइस चल रहा है ना, कोई कंप्यूटर है, उसको आप सप्लाई दे रहे हो तो उसको हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज मिलनी चाहिए। यदि नो लोड पे आपकी टर्मिनल वोल्टेज है मान लीजिए 100 वोल्ट, तो फुल लोड पे भी कितनी होनी चाहिए, तो दोनों वोल्टेज सेम होंगी तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, 0। तो यही एक जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि नो लोड, फुल लोड या एट एनी लोड, उसकी जो वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो किसी भी लोड पर यदि उसकी वोल्टेज कांस्टेंट है मतलब वो एक अच्छा रेगुलेटर है। ठीक, तो यदि अच्छा रेगुलेटर है तो उसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो ये आइडल कंडीशन होती है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब लोड को इंक्रीज करोगे करंट इंक्रीज होगी, है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं तो उनमें कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके कारण टर्मिनल वोल्टेज कुछ कम हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली जो हमारा कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर होता है, ठीक, उसका वोल्टेज रेगुलेशन 0 नहीं होता है। तो एक जो हमारा रेगुलेटर होता है, जो आप क्या बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर जो हमारा है, ठीक, तो इस वोल्टेज रेगुलेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है
ये क्या होता है, लेस देन 1%। यदि वोल्टेज रेगुलेशन लेस देन 1% है तब भी हम बोलेंगे प्रैक्टिकली क्या है, ये अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको जीरो नहीं मिलेगा, 1% से कम मिल रहा है मतलब ठीक ठाक है। ठीक है, और जो नॉर्मल अनरेगुलेटेड है उसका हमेशा क्या होगा, 1% से ज्यादा होगा। तो रेगुलेटेड का 1% से कम होगा, प्रैक्टिकली आइडियली जीरो होगा, और अनरेगुलेटेड का क्या होगा, ग्रेटर देन 1% होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे लेस देन 1% किसका आएगा, एक वोल्टेज रेगुलेटर जिसको आपने रेगुलेट किया है, तो ये किसके लिए आना चाहिए, वोल्टेज रेगुलेटर के लाना चाहिए। ग्रेटर देन 1% किसके लाना चाहिए, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के लाना चाहिए। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड के लिए आएगा ग्रेटर देन 1%। जीरो किसके लिए आएगा, तो ये आएगा आइडल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। ठीक है, ठीक, नोट कर लिए। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसे क्वेश्चन है, एन आइडल वोल्टेज पावर सप्लाई इज वन विच हैज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ। एक आदर्श वोल्टेज रेगुलेशन पावर सप्लाई जो है कौन सी होती है, जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो आइडल कंडीशन में कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना, अभी पढ़े थे वही बता रहा है। उसके बाद देखिए, अ जेनर डायोड यूटिलाइजेस ब्लैंक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो जेनर डायोड में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को यूटिलाइज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं कि रिवर्स बायस में यूज करते हैं, रिवर्स बायस में। याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था कि जेनर को हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसमें ये क्या होती है, रिवर्स करंट होती है। ठीक, तो जेनर डायोड जो होता है इसका हमने रेगुलेटर बनाया था इस प्रकार से। यहाँ पे हमने लोड को कनेक्ट किया था, ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आप आउटपुट लेते हो, है ना, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ये जेनर है, और यहाँ पे हम इसको इनपुट वोल्टेज देते हैं। ठीक, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जेनर के अक्रॉस देखो क्या वोल्टेज होगी, ये प्लस और ये माइनस। तो इसका एनोड कैसा है, निगेटिव है, इसका कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है, तो कौन सा बायस है, रिवर्स बायस। सबको समझ में आ रहा है। फॉरवर्ड बायस कब होता है, तो फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस होता है। यदि इसको हम पॉजिटिव कर रहे हैं और इसको नेगेटिव कर रहे हैं तो क्या हो गया, तो देखो ये क्या है, कैथोड है ये, है ना, बार यानी कैथोड है, तो पॉजिटिव है वो, तो रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जेनर डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज करते हैं जब इसको हम एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। जिस रिवर्स वोल्टेज पर, ये रिवर्स वोल्टेज है, जिस रिवर्स वोल्टेज पर, ठीक है, ये ब्रेकडाउन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीजेड, जेनर वोल्टेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन जो होता है वो किस जेनर डायोड में होता है, जो यहाँ पे लेस देन 5 वोल्ट होता है। ठीक है, लेस देन 5 वोल्ट, 5 वोल्ट या उससे कम रेटिंग के जेनर डायोड जो होते हैं उसमें क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन होता है। और 5 वोल्ट से ज्यादा रेटिंग के जो जेनर डायोड होते हैं उसमें क्या होता है, एवलेंच ब्रेकडाउन होता है। ठीक, जेनर ब्रेकडाउन में बताया था ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि हमारा जो ये पी एन जंक्शन है, ये है ना, जेनर डायोड भी क्या है, एक पी एन जंक्शन है, ये पी हो गया, ये एन हो गया, और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं। तो जब इसको रिवर्स वोल्टेज आप दोगे तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती है, बढ़ती है, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो पूरी वोल्टेज है यहाँ पे अपेयर होगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इसकी डिप्लेशन लेयर वेरी नैरो है, क्योंकि ये हैवीली डोप्ड है, डोपिंग ज्यादा करने से डिप्लेशन लेयर नैरो हो जाती है। तो उस डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस ये वोल्टेज जब अपेयर होगी तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये क्या होगा,
जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, डिप्लेशन लेयर ब्रेक डाउन होगी, तो उस ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन। तो जेनर ब्रेकडाउन में सिर्फ इतना याद रखना है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और एवलेंच ब्रेकडाउन क्या होता है, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे जो एवलेंच ब्रेकडाउन है, ये जो एवलेंच ब्रेकडाउन है, ठीक है, ये किसके कारण से होता है, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आके क्या करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 5 वोल्ट से ज्यादा के जेनर डायोड में होता है, वहां पे जो डोपिंग का अमाउंट है वो फिर हैवी नहीं होता है, ठीक है। तो जब डोपिंग का अमाउंट हैवी नहीं है तो डिप्लेशन लेयर फिर नैरो नहीं रहेगी, मोटी हो जाएगी वहां पे, तो फिर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो पाएगा, तो वहां पे क्या होता है, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 वर्ड बस याद रखने हैं, जेनर ब्रेकडाउन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एवलेंच ब्रेकडाउन ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके कारण यहाँ पे होता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होती है, एक मिनिमम जेनर करंट होती है, मिनिमम जेनर करंट। इससे कम करंट पर जेनर डायोड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, एज अ रेगुलेटर वो वर्क नहीं करेगा, ठीक। और एक होती है मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम जेनर करंट है, इस करंट से यदि करंट एक्सीड होती है तो जेनर डायोड बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक। तो ये जो करंट होती है मिनिमम करंट, इस करंट को नी करंट भी बोलेंगे, नी करंट। नी का मतलब क्या होता है, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना, कोई भी करेक्टरिस्टिक जो है जब टर्न लेती है, तो टर्न लेती है तो उसके टर्निंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे नी पॉइंट बोलते हैं। नी यानी क्या होता है, कोनी होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखेंगे ऐसा ही एक, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, नी पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी करेक्टरिस्टिक्स में तो इसको क्या बोलेंगे, नी जेनर करंट भी बोल सकता है। आई बात समझ में। फिर मैंने बताया था कि यदि इसको एक फॉरवर्ड बायस में यूज करते हैं तो ये कैसे बिहेव करता है, एक नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो यहां पे बोल रहा है कि जेनर डायोड में क्या यूटिलाइज करते हो, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हो, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हो, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक यूज करते हो। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हो, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का, तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक का यूज करेंगे, ठीक, समझ में आया। इसके बाद में जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज, ठीक है। तो जेनर डायोड को आपको याद रखना है, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज कर सकते हैं इसको, और एसी वोल्टेज रेगुलेटर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा कि जेनर डायोड जो है उसको डीसी एंड एसी दोनों वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है। उसके बाद में देखिए, जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ, ठीक है। तो जेनर डायोड को हम कैसे यूज करते हैं, देखो लोड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं उसको, पैरेलल में, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल का मतलब क्या होता है, शंट। तो जैसे कि ये हमारा लोड है यहाँ पे, तो जेनर डायोड को हम यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, शंट। तो वहां पे यही पूछ रहा है, जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ शंट, सीरीज या दोनों, तो हम उसको एज अ शंट यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि इन अ 15 वोल्ट जेनर डायोड, 15 वोल्ट जेनर डायोड है ये, ठीक। अब इसमें जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म है वो किसके कारण होगा, तो जैसे अभी मैंने बताया था ब्रेकडाउन 2 टाइप्स के, एक होता है एवलेंच और दूसरा होता है जेनर। जेनर ब्रेकडाउन किसमें होगा, 5 वोल्ट और लेस, उसमें क्या होगा, जेनर ब्रेकडाउन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और यदि 5 वोल्ट से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, एवलेंच ब्रेकडाउन होगा। तो यहाँ पे एवलेंच ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो ये होगा ग्रेटर देन 5 वोल्ट, जेनर डायोड, और ये होगा 5 वोल्ट और लेस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इसमें। एवलेंच ब्रेकडाउन होगा, एवलेंच ब्रेकडाउन होगा ड्यू टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
टू कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्शन आ जा रहा है, डिप्लेशन लेयर, ठीक। और ये होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डिप्लेशन लेयर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये दोनों में याद आपको रखना है ना, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल है। फॉरवर्ड बायस में ब्रेकडाउन नहीं होता है ना। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या होती है, कैंसिल हो जाती है ना। वहां पे ब्रेकडाउन नहीं होता। ब्रेकडाउन वर्ड कब यूज करेगा, रिवर्स बायस में। इसके बाद में अनदर नेम ऑफ जेनर डायोड, तो जेनर डायोड का दूसरा नाम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना, सीएससीबी में ही आया था ये तो, कि ब्रेकडाउन डायोड किसको बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन डायोड क्या है यहाँ पे, जेनर डायोड, ठीक है। तो जेनर डायोड को ही ब्रेकडाउन डायोड बोलते हैं, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में यूज करते हैं। और रिवर्स बायस में क्या होता है, ये ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जेनर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक। और उसी वोल्टेज के इक्विवेलेंट डीसी वोल्टेज सोर्स से क्या करते हैं, इसको हम रिप्लेस करते हैं। याद आ रहा है। उसके बाद में एज द जंक्शन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वोल्टेज ब्रेकडाउन पॉइंट ऑफ एवलेंच मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जो डिप्लेशन लेयर है उसकी थिकनेस क्या होती है, डिक्रीज होती है ना। तो जो एवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज पे लगभग 2 मिली वोल्ट, ठीक है। तो कितना होता है, 2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, ठीक है। तो कितना डिक्रीज हो जाती है, 2 मिली वोल्ट उसकी वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज पर, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा, यदि कभी पूछा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज वो कितना डिक्रीज हो जाएगी, तो लगभग 2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज पर डिक्रीज होती है। उसके बाद में जेनर वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड फॉर, तो जेनर वोल्टेज रेगुलेटर का जो यूज है वो काय के लिए करते हैं, तो इसका यूज काय के लिए करते हैं, स्मॉल वैल्यू लोड करंट के लिए, ठीक है। जेनर वोल्टेज रेगुलेटर का यूज काय के लिए किया जाता है, स्मॉल वैल्यू लोड करंट के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। लार्ज वैल्यू लोड करंट के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। ये शायद लिखवाया भी था मैं आपको कॉपी में, ठीक है। इसके बाद में विच ऑफ दिस इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर जेनर डायोड, तो आप जेनर डायोड को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो जेनर डायोड को क्या बोलेंगे, ये एक डायोड है, तो डायोड तो है ये, ठीक है। ये भी बोल रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी बोल रहा है डायोड है, ठीक है, डायोड है, अच्छी बात है। दूसरा क्या बोल रहा है, कांस्टेंट करंट डिवाइस है, कांस्टेंट करंट डिवाइस है क्या ये। दूसरा क्या बोल रहा है, कांस्टेंट वोल्टेज ड्राइव है, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है क्या। इट बोल रहा है इट वर्क्स इन द फॉरवर्ड रीजन, इसको फॉरवर्ड रीजन में यूज कर रहे हैं क्या हम, ठीक है। तो हम इसको काय के लिए यूज कर रहे हैं, एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जेनर डायोड जो है वो उसको यूज कर रहे हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये हमको क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ये हमको क्या देता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि जो जेनर डायोड है, कि जेनर डायोड जब क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, ये जेनर डायोड है, ठीक। तो जेनर डायोड यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं हम,
तो जेनर डायोड जब ब्रेक डाउन होता है तो जिस वोल्टेज पे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ठीक। और हम मानते हैं कि जेनर डायोड जो है एक डीसी बैटरी है जिसकी वोल्टेज किसके इक्वल है, जेनर वोल्टेज के इक्वल है, ठीक है। तो आपको बताया था जेनर डायोड कब टर्न ऑन होता है, जेनर डायोड कब टर्न ऑफ होता है। तो जेनर डायोड टर्न ऑन कब होता है, जब वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड क्या होनी चाहिए, जेनर वोल्टेज के इक्वल या उससे क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो वोल्टेज अक्रॉस जेनर डायोड इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, जेनर वोल्टेज, तब ये टर्न ऑन हो जाएगा। और जब ये टर्न ऑन होगा तो ये एक डीसी बैटरी सोर्स के इक्वलेंट होगा और उसकी वोल्टेज क्या होगी, जेनर वोल्टेज के इक्वल होगी। अब यहाँ पे जब भी हम लोड को चेंज करेंगे, ठीक है, तो ये डीसी बैटरी है, तो बैटरी के टर्मिनल पे वोल्टेज कैसी रहेगी, फिक्स्ड। तो जो वोल्टेज यहाँ है वही लोड को मिलेगी। यदि जेनर वोल्टेज हमारी 15 वोल्ट है तो लोड को 15 वोल्ट मिलेगी, जेनर वोल्टेज 30 है तो लोड को 30 मिलेगी, क्योंकि एक डीसी बैटरी है, ठीक है। टर्न ऑफ रहेगा तो फिर ये रेगुलेशन नहीं कर सकता है, फिर आपका अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई हो जाएगी, ठीक। तो क्या बोलेंगे कि क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस, ठीक। इसके बाद में जेनर रेगुलेटर ब्लैंक इन द पावर सप्लाई, ठीक है। तो जेनर रेगुलेटर क्या करता है, पावर सप्लाई में इसको हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या करता है ये, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारी पावर सप्लाई है, अब इससे हमने ये आउटपुट टर्मिनल ले लिया, ठीक। अब इसमें एक होगा पॉजिटिव और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। तो ये वाला टर्मिनल रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यदि लोड को कनेक्ट कर देंगे तो हमारी पावर सप्लाई कैसी होगी, अनरेगुलेटेड, ठीक। तो हमें पता है कि इसका आउटपुट कैसा रहेगा, इसका आउटपुट ऐसा है, तो इसमें क्या है, ये रिपल्स है। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगा देते हैं, है ना, रिपल को रिड्यूस करने के लिए फिल्टर सर्किट। तो यदि हम फिल्टर सर्किट लगा देते हैं तो हमारा रिपल जो होता है ये रिड्यूस्ड हो जाता है, लेकिन ये टोटली एलिमिनेट होता है क्या, अभी भी रिपल्स हैं इसमें ये, ठीक। तो क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं एक जेनर डायोड, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दोगे इसको जेनर डायोड को। तो हमने क्या लगा दिया, एक जेनर डायोड लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे एक हमने कैपेसिटर भी लगाया हुआ है और अपने क्या लगाया हुआ है, एक जेनर डायोड भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर ने क्या कर दिया, रिपल को कम कर दिया, ऐसा ऐसा ये रिपल है ना, कैपेसिटर से जो आउटपुट मिल रहा है ना, कैपेसिटर का आउटपुट ऐसा है, लेकिन अभी भी रिपल है इसमें ये। यदि रिपल नहीं होते तो स्ट्रेट लाइन होता, कांस्टेंट डीसी होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो वोल्टेज है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बिटवीन क्या कर रही है, वेरी कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम वैल्यू मान लीजिए 10 वोल्ट है, तो हम यहाँ पे जेनर डायोड लगा देंगे 10 वोल्ट का। तो मिनिमम वोल्टेज जब रहेगी तो क्या रहेगा, वो टर्न ऑन रहेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा आपको कितनी मिलेगी, अब जब ये वैरी करेगा ऐसा, है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे ऐसा। तो जब ये वैरी करेगी तो वैरी करेगी तो वोल्टेज कम हो रही है 10 वोल्ट तक, 10 वोल्ट पे ये टर्न ऑन रहेगा, आउटपुट 10 मिलेगा। जब ये बढ़ेगा तो बढ़ने से वोल्टेज क्या होती है, बढ़ती है, तो बढ़ने नहीं देगा, अब ये फिक्स्ड वोल्टेज देगा। तो हमको हमेशा क्या मिलेगी यहाँ पे, ऐसा कांस्टेंट वोल्टेज 10 वोल्ट मिलेगी, ठीक है। तो रिपल को क्या करेगा, टोटली एलिमिनेट कर देगा, बस में। तो यहाँ पे फिल्टर सर्किट के साथ में यदि हम जेनर डायोड को यूज करते हैं तो वो रेगुलेट तो कर रहा ही है, रेगुलेटर के समान तो काम करता ही है, ठीक है। और साथ ही क्या कर रहा है, वो रिपल की वैल्यू को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो रिपल को क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा, ठीक। इसके बाद में देखिए
In a regulated power supply, two similar 15 volt Zeners are connected in series. The input voltage is 45 volt DC. ठीक है, तो जैसे कि जेनर डायोड जो होता है ना, जेनर डायोड हमारा कितने भी वोल्ट का है और हमारी सप्लाई उससे ज्यादा वोल्ट की है, तो हम क्या कर सकते हैं, जेनर को सीरीज में ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने एससीआर में पढ़ा था थरिस्टर में, थरिस्टर का पैरेलल ऑपरेशन होता है, सीरीज ऑपरेशन होता है। तो सीरीज ऑपरेशन कब करते हैं, जब हमारे एससीआर की रेटिंग कम होती है तो सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जेनर डायोड को सीरीज में ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक जेनर डायोड है ये, और ये दूसरा जेनर डायोड है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लीजिए 15 वोल्ट है। तो ये कितनी वोल्टेज रेगुलेट कर पाएगा, 15 वोल्ट है ना, आउटपुट में 15 वोल्ट ही मिलेगा। हमको चाहिए 30 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिकल जेनर डायोड को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो 15 15 कितना हो जाएगा, क्योंकि एक डीसी बैटरी है ना, बैटरी को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या होती जाती है, ऐड होती जाती है, तो इसकी वोल्टेज भी ऐड होती जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, टू सिमिलर 15 वोल्ट जेनर डायोड को कनेक्ट किया गया है सीरीज में। तो यदि सीरीज में 15 वोल्ट को कनेक्ट कर दिए हो तो आपको कितनी वोल्ट मिल जाएगी, 30 वोल्ट मिल जाएगी। इनपुट वोल्टेज बोल रहा है 45 वोल्ट है। इफ इच जेनर हैज मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ 300 मिली एम्पियर। ठीक है, तो करंट रेटिंग कितनी है यहाँ पे, 300 मिली एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब जेनर को सीरीज में कनेक्ट किए हो, यदि एक की करंट रेटिंग है 300 मिली एम्पियर तो दूसरे की भी क्या होगी, 300 मिली एम्पियर ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज कितनी मिल जाएगी, 30 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक, इनपुट में क्या देते रहे, 45 वोल्ट। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, 15 वोल्ट, 45 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 15 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो 15 वोल्ट ड्रॉप होगा तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है, जितनी इसकी रेटिंग है कि नहीं। तो इसकी रेटिंग कितनी है, 300 मिली एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो 300 मिली एम्पियर, और उसके कारण ही ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। वोल्टेज ड्रॉप के लिए रेजिस्टेंस के साथ करंट भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी करंट आएगी। तो हम बोलेंगे कि जो वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस होगा ये क्या होगा, वोल्टेज अपॉन करंट। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है और उससे करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 15 वोल्ट, और उससे जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है, 300 मिली एम्पियर। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो जीरो कैंसिल कर देगा, कितना आएगा 150/3। तो कितना आएगा ये 50 ओम हो जाएगा। तो 50 ओम इसका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया, नोट कर लिए, नोट कर लो इसको। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर एक्सेप्ट। तो बेसिक वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है उसका पार्ट कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक क्या होता है, अनरेगुलेटेड, एक होता है अनरेगुलेटेड इनपुट होता है। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाया था ना, अनरेगुलेटेड इनपुट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल एलिमेंट, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है, और उसके आपको बाद क्या मिलता है, कंट्रोल आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे कंट्रोल एलिमेंट होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रेगुलेटेड आउटपुट। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम सैम्पलिंग सर्किट या सैम्पलिंग डिवाइस। ठीक, तो सैम्पलिंग सर्किट या सैम्पलिंग डिवाइस से हम फीडबैक लेते हैं। और यहाँ पे एक सर्किट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटर सर्किट।
यहां से हम क्या लेते हैं, एक रेफरेंस लेते हैं। जो यहां से हमारा फीडबैक आता है, उस फीडबैक को इस रेफरेंस से क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ठीक, यदि इनका डिफरेंस आता है तो यहाँ से क्या होता है, कंट्रोल जाता है। ठीक है, और ये कंट्रोल एलिमेंट कंट्रोल करके आउटपुट में क्या देता है, रेगुलेटेड वोल्टेज देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो हमारे इसमें पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट है, कंट्रोल एलिमेंट है आपके पास में। ठीक है, सैंपलिंग सर्किट है आपके पास में। ठीक, एक एरर डिटेक्टर है, एरर डिटेक्टर यानी यही कंपैरेटर है, एरर को डिटेक्ट करता है ना। फीडबैक आएगा, रेफरेंस आएगा, दोनों को कंपेयर करेगा, कंपेयर कर रहा है और कंट्रोल करने के लिए फीडबैक दे रहा है, तो यही एरर को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये एरर डिटेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, तो इसी को आप बोलोगे एरर डिटेक्टर। ठीक, तो एरर डिटेक्टर भी होता है, क्या नहीं होता है इसमें, वोल्टेज फॉलोवर नहीं होता। ठीक, तो वोल्टेज फॉलोवर का इसमें हम यूज नहीं करते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, है ना, तो ब्लॉक डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन रेगुलेशन इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, अब ये लाइन रेगुलेशन बोल रहा है, तो लाइन रेगुलेशन कहाँ पे होता है, आपके कंप्यूटर को जो सप्लाई दे रहे हो, मोबाइल को जो सप्लाई दे रहे हो, उसमें होता है कि नहीं, ये होता है ट्रांसमिशन लाइन, है कि नहीं। लाइन रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, लाइन कहाँ है आपकी, ट्रांसमिशन लाइन है ये। तो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होती है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, और क्या होती है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो क्या लिखते हो, सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज अपॉन क्या करते हैं, तो ये इसका रेगुलेशन होता है। ठीक, तो क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है, मतलब कि जो इनपुट वोल्टेज चेंज होने पर आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे चेंज इन आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट वोल्टेज, ठीक है, दोनों का डिफरेंस अपॉन क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। तो ये आपको याद रखना है कि लाइन रेगुलेशन जो है लोड करंट के द्वारा डिटरमाइन नहीं होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज से डिटरमाइन करेंगे। आई बात समझ में। इसके बाद में देखिए, इन अ लीनियर रेगुलेटर द कंट्रोल ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग। तो रेगुलेटर जो होते हैं, ठीक है, रेगुलेटर जो होते हैं, एक होता है लीनियर, ठीक है, और दूसरा होता है स्विचिंग। तो जो लीनियर रेगुलेटर होता है, इसमें जो हम बीजेटी का यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर रेगुलेटर पढ़े थे ना, सीरीज शंट। ठीक है, तो लीनियर रेगुलेटर जो है वही है, सीरीज रेगुलेटर है, शंट रेगुलेटर है। तो इसमें जो बीजेटी होता है, इस बीजेटी को हम ऑपरेट कराते हैं कहाँ पे, एक्टिव रीजन। बीजेटी पढ़े हो, तो बीजेटी में हम मोड ऑफ ऑपरेशन उसमें देखते हैं कि पहला जंक्शन जो है, पहला जंक्शन क्या है, एमीटर बेस जंक्शन, इसको क्या रखोगे, फॉरवर्ड। दूसरा जंक्शन क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन, इसको क्या रखोगे, रिवर्स। कौन से रीजन में ऑपरेट होगा ये, ठीक, तो ये एक्टिव रीजन में ऑपरेट। और हम पढ़ते हैं कि इसका यूज हम काय के लिए करते हैं, एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं, याद आ रहा है। तो बीजेटी में इसको हम पढ़ते हैं, ठीक, तो एक्टिव रीजन में हम इसको यूज करते हैं। तो यदि बीजेटी जो है एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो रही है, ठीक है, जिस रेगुलेटर में बीजेटी यूज कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर रेगुलेटर है, और उसमें बीजेटी एक्टिव रीजन में ऑपरेट हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर रेगुलेटर। ठीक, हमने पढ़ा था एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में, कौन सा रीजन, सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में कैसा स्विच है ये, ऑन स्विच है कि ऑफ स्विच है,
क्लोज्ड स्विच, क्लोज स्विच यानी ऑन स्विच, याद आ रहा है। यदि ये रिवर्स है, ये भी रिवर्स है, तो क्या हो गया, कौन सा रीजन, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन मतलब ओपन स्विच। तो यहाँ पे बीजेटी को हम क्या कर रहे हैं, एक स्विच के समान यूज कर रहे हैं। तो जब हम बीजेटी को एक स्विच के समान यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, स्विचिंग रेगुलेटर। ठीक है, तो जब बीजेटी को हम क्या करते हैं, एक स्विच के समान यूज करते हैं, यानी कि उसको हम सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कराते हैं, सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन। ठीक है, इसमें ऑपरेट कराते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्विचिंग ट्रांजिस्टर रेगुलेटर। और यदि एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं तो लीनियर ट्रांजिस्टर रेगुलेटर। तो लीनियर जो ट्रांजिस्टर रेगुलेटर होता है उसमें एक्टिव रीजन में जब ऑपरेट होता है तो वहां पे वो ऑल टाइम क्या करता है, कंडक्शन करता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, वहां पे ऑल टाइम कंडक्शन करता है। स्विचिंग रीजन में ऐसा नहीं होगा। स्विचिंग रीजन में क्या होगा, स्विच है, वो स्विच कैसे दो ही मोड पे काम करता है, ऑन हो या ऑफ, तो वो लगातार वर्क वहां पे नहीं करेगा। तो लीनियर रीजन में क्या करेगा, वो कंटिन्यू कंडक्शन करेगा, और स्विचिंग रीजन में कंटिन्यू कंडक्शन वो नहीं करेगा। आई बात समझ में, तो याद रहेगा ये। ठीक है, नोट कर लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, which stage of a DC power supply uses as uses a zener as the main component। ठीक है, तो जो डीसी पावर सप्लाई का जो हमने डायग्राम अभी बनाया था, है ना, तो उसमें यूजेस ए जेनर एज मेन कंपोनेंट, तो कैसे काय के लिए यूज करते हैं, रेगुलेटर के लिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे विच स्टेज ऑफ डीसी पावर सप्लाई, तो जैसे डीसी पावर सप्लाई अब बनाओगे यहाँ पे ऐसा, डीसी पावर सप्लाई के अलग अलग स्टेज है ये। ठीक है, ये उसका स्टेप डाउन स्टेज है, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। ये उसका रेक्टिफिकेशन स्टेज है, रेक्टिफायर का वर्क करेगा। ठीक, उसके बाद में ये फिल्टर स्टेज हो गया, फिल्टरेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेन कंपोनेंट के समान यूज नहीं करते हैं, रेक्टिफायर में हम नहीं यूज करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर में यूज नहीं करते हैं। वोल्टेज डिवाइडर भी कर सकते हैं आप, पता है कि नहीं। वोल्टेज डिवाइडर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है ना, आर बी, उसको क्या बोलते हैं, ब्लीडर रेजिस्टेंस। ब्लीडर रेजिस्टेंस पढ़े हो नहीं, ब्लीडर रेजिस्टेंस। तो ब्लीडर रेजिस्टेंस का भी यूज करते हैं पावर सप्लाई में, है ना। ब्लीडर रेजिस्टेंस का यूज काय के लिए करते हैं, तो ये कई फंक्शन कर सकता है। ठीक है, इसका यूज उस समय किया जाता है कि जब यहाँ पे क्या लगा होता है, ऐसा इंडक्टर वगैरह लगा होता है, फिल्टर है ये भी। ठीक, तो जो ब्लीडर रेजिस्टेंस है ये क्या करता है कि जो ये कैपेसिटर है, ये ऐसा कैपेसिटर है, ये फिल्टर है ये, यदि ब्लीडर रेजिस्टेंस को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, अभी हमारी पावर सप्लाई ऑन है, यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्ट है, पावर सप्लाई ऑन है, तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा। ठीक, इसको हमने यहाँ से ओपन कर दिया, पावर सप्लाई को अब हमने ऑफ कर दी, लेकिन अभी क्या है, इसके पास में चार्ज है। अभी भी कोई व्यक्ति इधर जाके टच कर देगा, उसको तो ये पता है स्विच ऑफ है, प्लग भी निकला हुआ है, लेकिन ये टच कर देगा तो कैपेसिटर में जो चार्ज है उसकी बॉडी से डिस्चार्ज होंगे, उसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है, सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, पावर सप्लाई के एंड पर लोड के अक्रॉस यहाँ पे हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, और इस हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ब्लीडर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, इस ब्लीडर रेजिस्टेंस का काम समझ में आया, क्या करेगा, ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक शॉक से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसकी और भी फंक्शन हो जाते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करता है। पावर सप्लाई का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है, सुधर जाता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, इससे हम ऐसे टेपिंग निकाल सकते हैं, टेपिंग निकाल सकते हो, और टेपिंग निकाल करके क्या कर सकते हो, वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हो। ठीक, तो यदि हम यहाँ पे किसी लोड को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेगी,
उस लोड को यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, उस लोड को यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो वोल्टेज और बढ़ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। फिल्टर के लिए यूज कर रहे हैं क्या, नहीं। हम काय के लिए यूज कर रहे हैं, इसको यहाँ पे जेनर डायोड यदि लगाएंगे तो उसको किस स्टेज में यूज करेंगे हम, रेगुलेटर स्टेज। ठीक है, तो जेनर डायोड को काय के लिए यूज किया जाता है, रेगुलेटर के लिए। तो बोल रहा है विच स्टेज ऑफ डीसी पावर सप्लाई यूज एज जेनर एज अ मेन कंपोनेंट, तो रेगुलेटर स्टेज एक मेन कंपोनेंट के समान उसको यूज करती है। ठीक, इसके बाद में देखिए द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज रेगुलेटर एंड अ शंट रेगुलेटर इज। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज रेगुलेटर एंड शंट रेगुलेटर क्या होता है, ठीक है। तो सिर्फ क्या है, पोजीशन ऑफ कंट्रोल एलिमेंट। कि सीरीज रेगुलेटर में जो कंट्रोल एलिमेंट है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, और शंट में कैसे करते हैं, शंट। तो उसकी जो पोजीशन है कंट्रोल एलिमेंट की, सिर्फ वही बेसिक डिफरेंस इसका होता है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मेन स्विचिंग एलिमेंट इन अ स्विच मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस भी क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई है ना। तो उसमें किसका यूज करते हैं हम, डिवाइस का, कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, मॉसफेट और बीजेटी का। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है उनकी, 40 40 बीजेटी का और 200। ठीक है, तो कौन आना चाहिए, देखो 20 से 100 बीजेटी आना चाहिए कि मॉसफेट आना चाहिए, ठीक है ना, तो मॉसफेट आना चाहिए। बीजेटी का जो रेंज है ये है 40 किलो हर्ट्स, और मॉसफेट का जो रेंज है ये है 200 किलो हर्ट्स। तो अप टू 200 किलो हर्ट्स, तो इसको तो आप 100 तक यूज नहीं कर पाओगे, तो ये नहीं आएगा। इसको आप 100 क्या 200 तक भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए क्या आएगा, मॉसफेट आएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इन स्विचिंग रेगुलेटर द कंट्रोल ट्रांजिस्टर इज कंडक्टिंग। तो जो स्विचिंग रेगुलेटर है, अभी जो पढ़ रहे थे ना, एक लीनियर रेगुलेटर और दूसरा क्या था, स्विचिंग। तो ये वही है, स्विचिंग रेगुलेटर में जो कंट्रोल ट्रांजिस्टर है ये कैसा कंडक्टिंग करता है, तो पार्ट ऑफ टाइम। स्विच है, स्विच क्या करेगा, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, तो पार्ट ऑफ टाइम के लिए ही क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, है ना। तो इसका याद रखना है, दोनों में, लीनियर में कंटिन्यूस कंडक्शन करेगा, ऑल टाइम कंडक्शन करेगा, और यहाँ पे पार्ट ऑफ टाइम कंडक्शन करेगा। ठीक, इसके बाद में विच ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट गिव स्मूथ डीसी आउटपुट। तो सबको पता ही है, रेक्टिफायर देता है क्या, नहीं देता है। रेक्टिफायर क्या देता है हमको, रेक्टिफायर क्या देता है, अनकंट्रोल पल्सेटिंग देता है हमको, अनकंट्रोल पल्सेटिंग देता है। पल्सेटिंग आउटपुट होता है इसका, स्मूथ नहीं होता है ना। दूसरा क्लैंपर, और दूसरा क्या है, क्लिपर। तो क्लिपर क्या करता है, तो जो वेव फॉर्म होता है उसके शेप को क्लिप कर देता है, सब काट देता है, उसकी पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, बायस्ड, पॉजिटिव बायस्ड, नेगेटिव बायस्ड पड़े, है ना। क्लैंपर सर्किट क्या करता है, तो क्लैंपर सर्किट क्या करता है कि यदि कोई इस प्रकार का सिग्नल है, ठीक है, तो इसमें डीसी लेवल को क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है। इसको एक साइड, टाइम एक्सिस के एक साइड शिफ्ट कर देगा, एक साइड शिफ्ट कर देगा टाइम एक्सिस के, और टाइम एक्सिस के एक साइड जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, उसको क्लैंपर सर्किट बोलते हैं। ठीक, तो ये सर्किट अलग है, इनका फंक्शन अलग है, लेकिन हमको ये स्मूथ डीसी देते हैं क्या, नहीं देते हैं। स्मूथ डीसी के लिए हम किसका यूज करेंगे, वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करेंगे, है ना। तो वोल्टेज रेगुलेटर का यूज हम स्मूथन डीसी प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसके बाद में देखिए, ये जो है, ये शायद मैंने आपको नोट कराया था, देखिए नोट्स में होगा आपके, एलएम सीरीज जो है, LM317 जब पढ़ाया था, इसको क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है ये।
तो ये एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर है। कितने पिन होते हैं इसमें? यहाँ पे 3 पिन। ठीक, एक पिन क्या होता है? इनपुट। एक पिन क्या होता है? आउटपुट। ये होता है इनपुट, एक होता है इसमें आउटपुट। ठीक, और यहाँ पे एक में हम क्या लगाते हैं? ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक, और एक को बोलते हैं R1, एक को क्या बोलते हैं यहाँ पे R। और इसके द्वारा हम वोल्टेज को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। तो कितना रेगुलेट करते हैं? तो 1.25 से 37 वोल्ट। तो ये LM317 का हम यहाँ पे यूज करते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो LM309 है, ये भी क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर है। ये भी क्या है? वोल्टेज रेगुलेटर है। लेकिन इसकी जो वोल्टेज होती है वो वोल्टेज कितनी होती है? तो मैंने आपको अलग से लिखवाया था कुछ आईसी के LM के साथ में, LM वाले में लिखवाया था 309 कि नहीं लिखवाया था? LM वाले में देखो 309 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? नहीं लिखे थे, तो उसको नोट कर लो। LM309 जो है उसकी वोल्टेज कितनी होती है? +5 वोल्ट। कितनी होती है? +5 वोल्ट उसकी वोल्टेज होती है। ठीक है, और ये कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। ये कैसी होती है? फिक्स्ड पॉजिटिव होती है। फिक्स्ड वोल्टेज है, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। LM317 क्या है? एडजस्टेबल है। ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड है। ये LM317 क्या था? एडजस्टेबल है। अब यदि बोलेगा LM320, LM320-5, तो ये जो है -5 वोल्ट। क्या है ये? -5 वोल्ट इसकी आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, और इसकी -5 वोल्ट है। और यदि बोलता है LM320-15, तो इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या है? -15 वोल्ट है। ठीक, एक 338 और एक 340 है। बाकी में तो क्लियर पता चल जाता है ना? जैसे इसमें आपको क्लियर पता चल जा रहा है कि 320 माइनस डैश क्या लिखा है? 5, तो क्या है? -5 है। 320 डैश क्या है? 15, तो माइनस क्या है? ये 15 है। इसी तरह से यदि 340-5 लिखा है, LM340-5, तो ये +5 वोल्ट। LM340-15 लिखा है, तो ये +15। ठीक है, तो 9 और 40 ये क्या है? पॉजिटिव है, और 20 जो है ये क्या है? नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर है। ये कभी पूछता नहीं है, एक आध बार पूछ लिया होगा, किसी एग्जाम में आया होगा ये, है ना? ठीक है, समझ में आया? तो 3 पिन का ये वोल्टेज रेगुलेटर्स यहाँ पे होते हैं। ये सभी जो हैं ये फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर हैं। 317 जो है वो एडजस्टेबल है। ठीक है, सिर्फ यही एडजस्टेबल है, ये सब क्या है? फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर है। हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए रेगुलेटर, ये पढ़ते IC 7909, एक पढ़ते हम यहाँ पे 7800, और एक पढ़ते, अब इसमें एक होता है पॉजिटिव रेगुलेटर और एक होता है, तो कौन सा नेगेटिव होगा? जिसमें 9 है। 9 का मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो ये मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि 9 किससे स्टार्ट हो रहा है? N से, तो N का मतलब क्या हो गया? निगेटिव। ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो ये नेगेटिव रेगुलेटर है, ये पॉजिटिव है। तो यदि लिखा है यहाँ पे 7805, तो क्या है? +5 वोल्ट। और यदि लिखा है 7905, तो क्या है?
-5 वोल्ट। यदि लिखा है 7909 तो क्या होगा, -9 वोल्ट। शुरू के 2 डिजिट बताते हैं कि ये कैसी पोलैरिटी है इसकी, और लास्ट के 2 डिजिट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को बताते हैं। यदि यहाँ पे लिखा है 7912 तो कितना है, -12। याद आ रहा है? तो यहाँ पे 7909 जो है वो -9 वोल्ट हो जाए। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ स्विच इन स्विचिंग रेगुलेटर। ठीक है, तो अभी पढ़े ही थे हम कि स्विचिंग रेगुलेटर जो है उसमें हम किसका यूज करते हैं, बीजेटी का, है ना। स्विचिंग रेगुलेटर में आप किसका यूज करते हो, बीजेटी का। और बीजेटी को हम कैसे यूज करते हैं, एज अ स्विच, है ना। उसको कौन से रीजन में ऑपरेट कराते हैं, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कराते हैं। तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में इसको हम ऑपरेट कराते हैं, सैचुरेशन एंड कट ऑफ, इन 2 रीजन में इसको हम ऑपरेट कराते हैं, एज अ स्विच यूज करते हैं। तो हम ट्रांजिस्टर का बीजेटी का यहाँ पे यूज करते हैं। इसके बाद में देखिए, इन अ लीनियर आईसी रेगुलेटर, इन अ लीनियर आईसी रेगुलेटर सीरीज पास ट्रांजिस्टर ऑलवेज ऑपरेट इन रीजन। ठीक है, तो जो हमारा कैसा रेगुलेटर है, भाई रिपीट हो गया मेरे को लग रहा है, लीनियर आईसी। कैसा है ये, लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या हो गया, लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर में कौन से रीजन में ऑपरेट कराते हैं, एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराते हैं। ठीक, switching regulators are series type regulator which has blank power dissipation and blank efficiency। ठीक है, तो जो स्विचिंग रेगुलेटर होते हैं, ठीक है, ये कैसे रेगुलेटर होते हैं, ये सीरीज टाइप रेगुलेटर होते हैं। और इनकी जो पावर डिसिपेशन है वो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। तो पुअर या लेस पावर डिसिपेशन बोलेंगे, और एफिशिएंसी क्या होगी इसकी, हायर होगी। तो ये आपको याद रखना है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, वाई इज एन एक्सटर्नल पास रेजिस्टेंस यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर। तो एक्सटर्नल पास रेजिस्टेंस का यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर में क्यों करते हैं। तो जैसे जेनरल वोल्टेज रेगुलेटर है ये, तो ये जो सीरीज रेजिस्टेंस है इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सटर्नल पास रेजिस्टेंस। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं कि ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टर भी है, और इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल पास रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका यूज क्यों करते हैं, यदि इसका यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, लोड टर्मिनल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, और इसको हमने यूज नहीं किया है, इसको यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी। ठीक, तो यहाँ पे यदि हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे करंट को लिमिट करेगा। यदि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो करंट को लिमिट करेगा। तो शॉर्ट सर्किट से क्या करेगा, ये हमको प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेटर आर यूज टू ब्लैंक द वोल्टेज। ये तो सबको पता है कि वोल्टेज रेगुलेटर का यूज क्या के लिए करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए। स्टेबलाइज यानी करना, यानी क्या होता है, वोल्टेज में स्थायित्व, स्थिरता, कॉन्स्टेंसी प्रोवाइड करना। तो इसी के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं, है ना। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है। द पावर सप्लाई whose output voltage vary with variation in input voltage और आउटपुट लोड करंट, ये भी सबको पता है। क्या बोलोगे, अनरेगुलेटेड। यदि वैरी हो रहा है
लोड चेंज होने पे, लोड रेजिस्टेंस चेंज होने पे, या फिर इनपुट वोल्टेज चेंज होने पे आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जा रही है, तो उसको क्या बोलोगे, अनरेगुलेटेड, है ना, तो उसको अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। इसके बाद में सिंगल फेज एसी रेगुलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, ठीक है, तो सिंगल फेज एसी रेगुलेटर कहां पे पढ़े हो, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। सिंगल फेज एसी रेगुलेटर का मतलब क्या है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हो नहीं, एसी वोल्टेज रेगुलेटर, तो वही है ये। क्योंकि अभी आप क्या है टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, आपका कंसंट्रेशन वहीं पर रहता है, दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हो। जब पूरा पेपर एक साथ आएगा, उसमें सब मिक्स्ड होंगे, तब उस समय आपका दिमाग सब चारों तरफ दौड़ना चाहिए। अभी एक तरफ दौड़ रहा है, उस समय चारों तरफ पूरे सब्जेक्ट को कवर करेगा। तो ये सब होने के बाद में पूरा कंप्लीट पेपर देंगे तो उस समय समझ में आएगा ज़्यादा बेटर। तो ये समझ में आया यहाँ पे। तो जो हम एसी वोल्टेज रेगुलेटर पढ़े थे, इसमें हम एंटी पैरेलल थरिस्टर का यूज करते हैं, या बैक टू बैक थरिस्टर बोलते हैं इसको, है ना, यहाँ पे लोड होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, जो एसी है ये, ठीक है, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, और आउटपुट में आपको एसी ही मिलेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वोल्टेज को क्या करेगा, वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि सिंगल फेज एसी वोल्टेज रेगुलेटर है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल मैग्नीट्यूड की एसी वोल्टेज में बट सेम फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, ठीक। इसके बाद में देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड इन, तो वोल्टेज रेगुलेटर का यूज कहाँ करते हैं, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है ना। क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें आया है यूपीपीसीएल में आया था, तो यूपीपीसीएल में आया है और उसमें जो आंसर दिया हुआ है मोबाइल फोन है। मेरे हिसाब से ये आंसर रॉन्ग है, मेरे हिसाब से, ठीक है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि सेविंग मशीन बोल रहा है, सेविंग मशीन यानी क्या हो गया, सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन में हम यूज कर सकते हैं, है ना, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए वोल्टेज रेगुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक। सिलाई मशीन में कौन सी मोटर का यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर। सिलाई मशीन में कौन सी मोटर का यूज करते हैं, यूनिवर्सल मोटर, तो वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। दूसरा, कंप्यूटर में यूज करते हो, आपको क्या करना है, वोल्टेज को रेगुलेट करना है, कांस्टेंट वोल्टेज देना है, वहां पे आप इसको यूज करते हो, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का जो ऑपरेशन है, रेफ्रिजरेटर के ऑपरेशन में इसमें यूज करते हैं क्या हम, रेफ्रिजरेटर के ऑपरेशन में वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करते हैं क्या, करते हो भाई। पहले देखे होगे पुराने जो रेफ्रिजरेटर आते थे उसके ऊपर एक स्टेबलाइजर लगा होता था, देखे थे पुराने, पहले तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता था। तो जब शुरू शुरू में रेफ्रिजरेटर आए थे तो उस समय सबके घर में रेफ्रिजरेटर के ऊपर में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा होता था, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के ऑपरेशन में भी यूज करते हैं, मोबाइल फोन के ऑपरेशन में हम इसको यूज नहीं करते, इसको तो चार्जर में यूज करते हैं। अब आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उसमें कहाँ वोल्टेज रेगुलेटर है, वोल्टेज रेगुलेटर किस में होना चाहिए, चार्जर में होना चाहिए। तो हम बोलेंगे मोबाइल फोन के चार्जर के ऑपरेशन में बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे बोल रहा है कि वोल्टेज रेगुलेटर का कहां पे यूज करते हैं, तो अब यहां पे बोल रहा है मोबाइल फोन के ऑपरेशन में यूज करते हैं बोलता है, ठीक है। तो यहां पे इसका क्या आंसर होना चाहिए था, वोल्टेज रेगुलेटर का कहां पे यूज करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड इन, तो वोल्टेज रेगुलेटर इन यूज्ड इन, मेरे को तो ये क्वेश्चन अटपटा लगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आया था तो मैं आप लोग के लिए लेके आ गया ये। तो यदि बोलता है कि वोल्टेज रेगुलेटर इज यूज्ड इन, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मोबाइल फोन। वैसे मेरे हिसाब से इन सब में जो मेरा आंसर होना चाहिए था, किसका होना चाहिए था, कंप्यूटर में, ठीक है। क्योंकि मोबाइल फोन में नहीं होता है, उस अंदर में थोड़ी होता है उसके वोल्टेज रेगुलेटर, कहाँ पे होता है, चार्जर में होता है, ठीक है। तो लेकिन याद रखिएगा, है ना, कॉपी पेस्ट करते हैं, तो यदि ये क्वेश्चन आएगा तो मोबाइल फोन आपको टिक करना है वहां पे,
आईसी कहाँ पे? क्या चीज? नहीं नहीं, पूरा फोन थोड़ी होता है, पूरा फोन नहीं है ना। आप चार्जर से करते हो ना सप्लाई, तो चार्जर से कर देते हो उसको। अब कंप्यूटर में भी तो यूज करते हैं, कंप्यूटर में भी नहीं है, कंप्यूटर में सिर्फ कॉर्ड लगाते हो आप, सिर्फ कॉर्ड लगाते हो, बाकी सब तो उसमें रहेगा ही, है कि नहीं? तो कुछ रहते हैं ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्शन रहता है, ठीक है। अब वो किस बेस पे दिया है, कैसे बनाया है, वही जानेगा, है ना। ये बुक्स वगैरह में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, है ना, ये अपने मन से बनाए वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द आउटपुट वोल्टेज, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कैन बी अल्टर्ड बाय चेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की, कैन बी अल्टर्ड, अल्टर्ड यानी बदलेगी, बाय चेंजिंग विथ ऑफ द फॉलोइंग। तो यदि इंजेक्टेड वोल्टेज, जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हो, यदि वो चेंज होगी तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। लोड करंट, लोड करंट यानी लोड को आप घटा बढ़ा रहे हो, तो फिर आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, यही अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई की डेफिनेशन है, ठीक। टेम्परेचर यदि चेंज होगा, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो उसके कारण भी क्या होगा, वहां पे आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाएगी। तो इन सभी के कारण आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे, a power supply should possess the ideal voltage regulation which is equal to blank and practical voltage regulation। तो अभी पढ़ चुके हैं, आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, जीरो, ठीक। और दूसरा ये जीरो हो जाएगा, और जो प्रैक्टिकल वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, स्मॉल, स्मॉल यानी क्या होता है, लेस देन 1%। ये किसके लिए होगा, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर प्रैक्टिकल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए होगा, ठीक। और अनरेगुलेटेड होगा तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे, which of following falls under the category of 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। तो 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कौन कौन सी पढ़े हैं, तो हमने पढ़ा था फिक्स्ड पॉजिटिव, फिक्स्ड नेगेटिव, और एक एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर, और एक पढ़े थे डुअल ट्रैक। तो डुअल ट्रैक में कितने पिन थे, 4, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर में दोनों आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव फिक्स्ड और नेगेटिव फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर आ जाएगा। एडजस्टेबल को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल करंट वोल्टेज रेगुलेटर बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर और वेरिएबल करंट, ठीक है, ये दोनों कैसे पिन के होते हैं, 3 पिन वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं, ठीक। इसके बाद में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ लोड रेगुलेशन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है लोड रेगुलेशन में। व्हेन टेम्परेचर चेंजेस आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, अभी हम पढ़े थे, ठीक है, कि यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो लोड रेगुलेशन बोल रहा है यहाँ पे। दूसरा बोल रहा है व्हेन इनपुट वोल्टेज चेंजेस लोड करंट रिमेन कांस्टेंट, बोल रहा है लोड चेंजेस लोड करंट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, लोड करंट कांस्टेंट होनी चाहिए। बोल रहा है व्हेन लोड चेंजेस आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो लोड रेगुलेशन का मतलब है कि जब हम लोड को चेंज करेंगे, उस लोड के कारण जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, और लोड रेगुलेशन का मतलब क्या है कि लोड वेरी होने पे आउटपुट वोल्टेज का कांस्टेंट रहना, वो लोड रेगुलेशन है, ठीक। ऐसे ही बोल सकता है सोर्स रेगुलेशन क्या है, तो सोर्स वोल्टेज वेरी होने पे आउटपुट वोल्टेज का कांस्टेंट रहना, सोर्स रेगुलेशन हो जाएगा। इसके बाद में
नेक्स्ट है स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर आर। तो स्टैटिक वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस। तो ट्रांजिस्टर क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। आईसी वोल्टेज रेगुलेटर भी क्या है? स्टैटिक है। माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है? तो सभी ये क्या है? स्टैटिक है। ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, ठीक है, वो भी स्टैटिक है। जेनर डायोड इज यूज्ड इन रेगुलेटर। जेनर डायोड का यूज आप रेगुलेटर में क्यों करते हो? ठीक है, तो बोल रहा है इट इज ऑपरेटेड इन ब्रेकडाउन रीजन, इसलिए करते हैं। हाई एफिशिएंसी होती है हैवी लोड करंट पे, इसलिए करते हैं। और बोल रहा है ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड, इसलिए करते हैं। और बोल रहा है वोल्टेज अक्रॉस रिमेन्स कांस्टेंट फॉर लार्ज चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, कि यहाँ पे लार्ज करंट चेंज होने पर भी वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो रेगुलेटर में हमको क्या चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे लार्ज वैल्यू करंट चेंज होने पर भी वोल्टेज को क्या रखता है? ये कांस्टेंट रखता है। ठीक है, इसके बाद में द शंट टाइप ऑफ रेगुलेटर इज सुटेबल फॉर विच ऑफ फॉलोइंग। तो ये आपको याद रखना है कि शंट टाइप रेगुलेटर का यूज हम काय के लिए करते हैं? हाई करंट लो वोल्टेज के लिए करते हैं। ठीक, तो हाई करंट लो वोल्टेज के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद में द सर्किट शोज, ये क्वेश्चन है, ये आपको बनाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल है। तो इसमें बोल रहा है कि सर्किट शोज जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई, है ना, सबको पता है जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का डायग्राम है ये। जेनर डायोड इज आइडल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल, आरएल यानी ये लोड रेजिस्टेंस, डाउन टू विच आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। तो आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहनी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बन जाएगा, कैसे निकालेंगे? वोल्टेज डिवाइडर रूल से। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल यहाँ पे लगाइए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी। ठीक, तो इस आउटपुट वोल्टेज के लिए वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाइए। तो जेनर डायोड को पहले क्या करेंगे? रिमूव। जेनर डायोड को रिमूव करके आपको क्या दिखेगा? सीरीज सर्किट, और उसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो अप्लाई किए, तो इसको रिमूव कर देना है, जेनर डायोड को रिमूव कर दो और रिमूव करके वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करोगे। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? सोर्स वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज हो जाएगी, जिसमें ड्रॉप होगी उसका रेजिस्टेंस, और दोनों रेजिस्टेंस के सम से क्या करोगे? उसको डिवाइड करो। तो आउटपुट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 15 वोल्ट। रेगुलेटेड पावर सप्लाई है तो जेनर वोल्टेज की इक्वल होगी, तो 15 वोल्ट हो जाएगी ये। इनपुट वोल्टेज 24 है, और आरएल हो जाएगा, और आरएल प्लस क्या होगा? 27। और इसको यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, तो 3 से 5 हो जाएगा, और 3 से ये 8 हो जाएगा। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 RL हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 135 इक्वल टू हो जाएगा 8 RL। तो RL इक्वल टू क्या होगा? 135/3, तो ये हो जाएगा 45 ओम। ठीक, तो 45 ओम इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद में इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। तो जैसे इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि इसमें क्या हुआ, कि इसमें जेनर करंट, लोड करंट या इनपुट करंट किसी की वैल्यू हमको दी हुई है क्या? नहीं दी हुई है। तो हम डायरेक्ट इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यदि करंट दी हुई है तो फिर सोचना पड़ेगा उसके बारे में भी, है ना। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह का है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है? इन गिवन सर्किट 18 वोल्ट जेनर डायोड हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 18 वोल्ट का जेनर डायोड है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0 है। नी करंट, नी करंट अभी बताया था क्या होती है? मिनिमम करंट। तो ये जो है नी करंट का मतलब है कि ये मिनिमम जेनर करंट, और ये यहाँ पे है 2 मिली एम्पियर। ठीक,
तो जब मिनिमम जेनर करंट होती है तो लोड करंट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर सो दैट वोल्टेज अक्रॉस इट डज नॉट फॉल बिलो 18 वोल्ट। तो बोल रहा है कि वही है लोड रेजिस्टेंस है आर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि वोल्टेज जो है वो फॉल नहीं होना चाहिए 18 वोल्ट से। ठीक, तो इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पे देखें कि इसमें आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, 18 वोल्ट रेगुलेटेड है। जेनर करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, 2 मिली एम्पियर। ठीक, तो आर की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो यदि ये कितनी वैल्यू है यहाँ पे 20 है और ये 18 है, तो रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा आप निकाल लोगे। तो वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज रेजिस्टेंस तो हो जाएगा 20 माइनस 18, तो ये 2 वोल्ट ड्रॉप होगा। ठीक, तो इस रेजिस्टेंस से जब 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कितनी करंट आ रही है, 2 मिली एम्पियर की करंट आ रही है। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है उसके कारण कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो हम निकाल लेंगे आई मतलब यहां से जो करंट आ रही है आई। ठीक है, इस आई की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, ठीक, और इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है 2 और रेजिस्टेंस कितना है इसका 100, तो इसको क्या लिखोगे आप 0.02 एम्पियर, या क्या लिख सकते हैं हम 20 मिली एम्पियर। ठीक, तो यहां से 20 मिली एम्पियर आ रही है, जेनर की मिनिमम करंट कितनी है, तो उतनी करंट इससे आनी चाहिए, और रिमेनिंग करंट कहां से जानी चाहिए, लोड से। तो हम निकालेंगे कि जो लोड की करंट होगी, ठीक है, ये हो जाएगी इनपुट करंट आई और माइनस क्या हो जाएगी जेनर की मिनिमम करंट। तो ये 20 मिली एम्पियर है, ये 2 मिली एम्पियर है, तो कितनी आनी चाहिए 18 मिली एम्पियर। तो अब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे कितनी करंट आएगी 18 मिली एम्पियर आएगी। ठीक है, इसकी वोल्टेज भी आपको पता है, तो क्या मिल जाएगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 18 वोल्ट अपॉन 18 मिली एम्पियर, तो कितना हो जाएगा ये 1000 ओम आ जाएगा। ठीक है, मिली ऊपर आ जाएगा तो 1 किलो बन जाएगा, 1 किलो यानी 1000 ओम हो जाएगा, तो 1000 ओम इसका यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। दोनों टाइप के क्वेश्चन किए, ठीक है ना, और भी किए हैं उसके अलावा भी है ना, वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल को आपको बाद में हाथ डालना है, पहले आपको क्या करना है थ्योरेटिकल पोर्शन जितना है उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि उसमें समय कम लगेगा। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में समय कैसे निकलता है पता नहीं चलता है ना, तो इसलिए न्यूमेरिकल में बाद में ही हाथ डालना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है वहाँ पे। क्या होता है, जैसे मान लो अपने बनाए हुए न्यूमेरिकल से एज इट इज आ गए, तो आपको फिर डायरेक्ट टिक करके ही आगे बढ़ना है वहाँ पे, है ना। ठीक, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग रेगुलेटर्स आर सीरीज टाइप रेगुलेटर विच हैज ब्लैंक, ये तो हो चुका है शायद, अच्छा वही रिपीट हो गया है।
ठीक है, तो क्या आएगा, रिड्यूस्ड एंड इंक्रीज। तो इतने ही क्वेश्चन है इसमें, है ना, ये लास्ट क्वेश्चन था, और बाकी जो है फिर उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना।